लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दें। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लोरीन गैस लीक होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कार्गो एरिया में भगदड़ मच गई। लोगों को एयरपोर्ट के कार्गो एरिया से दूर रहने के निर्देश दिए गए। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लोरीन गैस लीक होने का मामला, जिसके बाद कार्गो एरिया में अचानक से भगदड़ मच गई और लोगों से अपील की गई, उनको निर्देश दिए गए कि कार्गो एरिया से दूर रहिए। हालांकि मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वीरेश पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेश, ये बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाली खबर है, लेकिन क्या वहां पर किसी तरीके का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? फिलहाल परिस्थितियां क्या बनी हुई है लखनऊ एयरपोर्ट पर? देखिए, अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। सरोजनी नगर के एयरपोर्ट पर ये घटना हुई है। सभी लोगों को एयरपोर्ट के कार्गो एरिया से दूर करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और हालांकि एक भगदड़ का माहौल है, खलबली का माहौल है वहां पर कि आखिर ये जो गैस रिसाव हुआ है, तो सभी लोगों को एयरपोर्ट के कार्गो एरिया से दूर रहने का निर्देशित कर दिया गया है। और मेडिकल के यूज में आने वाली जो फ्लोरीन गैस है, उसका रिसाव हुआ है। मौके पर दमकल कर्मी भी पहुंच गए हैं, पुलिस की फोर्स पहुंच गई है, जिला प्रशासन के संपर्क में है। तो एहतियातन लोगों को दूर रहने का निर्देश दिया गया है। और जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन है, इस पूरे मामले को अपने हाथ में, कमान में ले लिया है। लेकिन वीरेश, पहला सवाल यही है कि आखिर ये कैसे हुआ? गैस का रिसाव कैसे हुआ? क्या कोई लापरवाही थी? क्या खामी थी वहां पर? देखिए, लापरवाही ही बताई जा रही है। अभी इसकी जांच की जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो सुरक्षा कर्मी है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और साथ ही साथ जिला प्रशासन है, उसकी जो व्यवस्था ये है, उसकी जो कोशिश है कि किसी तरीके की कोई हादसा ना हो, कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसलिए वो एहतियात बरतते हुए जो भी समुचित व्यवस्था हो सकती है उसे करने का निर्देश वहाँ के लोगों को और लोगों को दूर हटाने का काम किया जा रहा है। और इस पूरे मामले की जांच होगी, तब ये सामने स्पष्ट होगा कि आखिर किसकी गलती थी, आखिर कैसे रिसाव हुआ, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील इलाका होता है जो एयरपोर्ट का इलाका होता है। और ऐसे में अति सुरक्षित इलाके में इस तरह की जो घटना हुई है, आखिर इसकी वजह क्या है, क्या कारण रहे, इन सारे मसलों की तलाश जरूर की जाएगी। लेकिन पहला जो काम है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस कर्मियों का, वो अपने लेवल पर काम शुरू कर दिए हैं। लोगों को कोई नुकसान न हो, ये सबसे पहली प्राथमिकता, इस पे जोर दिया जा रहा है। शुक्रिया वीरेश जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अचानक से पैनिक सिचुएशन वहां पर क्रिएट हुई, लेकिन जैसा कि वीरेश जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है। मौके पर पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। और चलिए बात कर लेते हैं कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की। आरजीकर अस्पताल में सीबीआई की जांच जारी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। आरजीकर अस्पताल के 13 सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ। देश भर में आज डॉक्टर्स बड़ी हड़ताल कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ उसकी अब जांच सीबीआई के हाथ है। और ऐसे में सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय पर, संदीप घोष, जिन्हें वहां से हटा दिया गया था बाद में, उनसे भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। 13 सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ करेगी टीम। और आज डॉक्टर्स बड़ी हड़ताल देश भर में इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। रविकांत, सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है, आशा है कि इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन ये जांच कितनी आगे बढ़ पाई है? कितने लोगों से पूछताछ होगी? कितने लोगों से अभी तक पूछताछ हो पाई है? क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है। यहाँ के 12 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछताछ हुई है। लगभग जितने भी स्टाफ उस समय मौजूद थे घटना के वक्त, उनसे पूछताछ हुई है। महिला स्टाफ से पूछताछ हुई है, गार्ड से पूछताछ हुई है। इन सब की जो रिकॉर्ड है उसको सीबीआई अपने साथ लेकर के बैठी हुई है। पूर्व प्रिंसिपल से और जो आरोपी है उससे बातचीत सीबीआई की हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो कुछ भी आरोपी कह रहा है या पूर्व प्रिंसिपल कह रहे हैं, उनको मिलान कराया जा रहा है बाकी स्टाफ ने जो कहा है उससे, और मिलान कराया जा रहा है इन लोगों का जो मोबाइल है उससे किसने कहाँ बात की है और कितने बजे बात की है।
इस चीज़ का भी मिलान कराया जा रहा है कि जो बातें सामने इन लोग रख रहे हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है। लेकिन एक खास बात ध्यान देने की अभी तक की फिलहाल ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई का, वो अभी भी जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसके इर्द गिर्द ही चल रही है। अभी तक सीबीआई की ओर से किसी और व्यक्ति के होने या एक से अधिक व्यक्ति के इस घटना में शामिल होने का कोई संकेत अभी तक नहीं दिया गया है। जैसा कि ये माना जा रहा है कि एक से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे या हो सकते हैं। इसके पीछे कई नैरेटिव्स भी हैं कि क्या अस्पताल में कोई भ्रष्टाचार का बड़ा मामला चल रहा था जिसे लड़की जानती थी और विसिल ब्लोअर बन गई थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जैसा कि सुकांत मजूमदार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोल चुके हैं। तो अभी तक सीबीआई ने इस ओर कोई इशारा नहीं किया है और फिलहाल जो घटना है वो उस एक आरोपी के इर्द गिर्द है, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि 11:30 बजे रात में आरोपी यहाँ पर आया था और आधे घंटे से 1 घंटे करीब रह करके वो चला गया था और रात में 3:30 बजे फिर वो वापस आया था। और जो डॉक्टर है विक्टिम, उसने ऑनलाइन खाना मंगाया था, 12 बजे खाना खाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी लगभग ये मैच कर रहा है। तो अभी जो स्थिति है वो मुख्य आरोपी के इर्द गिर्द ही है। रविकांत, आप मेरे साथ रहिए, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है और खबर ये है कि कोलकाता के टाला थाने के 2 पुलिस अधिकारी सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं और इसी थाने में आरजीकर अस्पताल भी आता है। सीबीआई पुलिस के जांच अधिकारियों से भी सवाल जवाब कर रही है। बड़ी जानकारी, टाला थाने के 2 पुलिसकर्मी पहुंचे हैं सीबीआई दफ्तर और इसी एरिया के अंदर आरजीकर अस्पताल आता है जहां पर यह घटना घटी है। अब ऐसे में सीबीआई पुलिस के जांच अधिकारियों से भी सवाल जवाब कर रही है। जो कोलकाता पुलिस की भूमिका है उसको लेकर लगातार संदेह के घेरे में उस भूमिका को माना जा रहा है। अब ऐसे में उनसे भी पूछताछ लगातार सीबीआई की तरफ से की जा रही है। रविकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविकांत, बड़ा अपडेट इस मामले में यह आया है कि कोलकाता के टाला थाने के 2 पुलिसकर्मी सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं और इसी एरिया के अंदर आरजीकर मेडिकल अस्पताल आता है, यानी कि अब ये जांच कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये जांच का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है कि जो यहाँ के बीट कांस्टेबल्स थे या जो चौकी इंचार्ज था उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि चौकी इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को एक एक चीज़ की जानकारी जहाँ तक हो सकती है होती है। तो उन लोगों को क्या जानकारी थी, खास तौर से घटना घटने के बाद जो सीक्वेंस है वो जानने के लिए यहाँ की जो पुलिस है उससे बातचीत करना ज़रूरी होता है। पुलिस कभी कभी ऐसा होता है कि जो केस है उसको आगे पीछे कर देती है, उसके साथ कुछ ढिलाई बरतती है। तो क्या कोई ढिलाई तो नहीं बरती गई, कितनी मुस्तैदी दिखाई गई, क्या किया गया, ये एक एक चीज़ जानने के लिए, और ख़ास तौर से अगर पुलिस ने कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई या ढिलाई की या कुछ बंगलिंग की तो किसके कहने पर की, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए सीबीआई पुलिस से लगातार बातचीत कर रही है। पहले भी संपर्क में थी और अब 2 पुलिस के अधिकारियों को अगर बुलाया गया है तो इन सब जो पॉइंट्स हैं इस पर बातचीत होगी और उनसे एक एक चीज़ की जानकारी ली जाएगी। बिल्कुल ठीक है रविकांत, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्योंकि लगातार जब से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से कोलकाता पुलिस की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब सीबीआई के पास ये पूरा मामला जा चुका है तो कोलकाता पुलिस सीबीआई को जांच में कितना सहयोग कर रही है, क्या इस बारे में कोई अपडेट है? देखिए, अभी तक तो फिलहाल सीबीआई ने ये नहीं कहा है कि पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन सीबीआई ये बात ज़रूर आगे चल करके रखेगी कि पुलिस ने सहयोग किया या नहीं किया, इसके पीछे क्या वजह है ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सीबीआई की नज़र लगातार इस बात पर है कि इसके पीछे अगर कोई बड़ा खेल चल रहा था तो उसका पर्दाफाश हो सके। अगर पुलिस ने कुछ छुपाया है या सहयोग नहीं कर रही है तो किसके कहने पर नहीं सहयोग कर रही है, आखिर उसका मोटिव क्या हो सकता है। ये जो मोटिव है इस पर सीबीआई की नज़र है और हर हाल में सीबीआई इसको निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जो मोटिव होता है ये एक दूसरे से लिंक होता जाता है और फिर जो केस है उसको सुलझाने में मदद मिलती है।
बिल्कुल ठीक है। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो हादसा है इसमें अब सीबीआई की जांच आगे बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। संदीप घोष से भी लगातार जो है सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ रविकांत जैसा अपडेट भी दे रहे थे कि डॉक्टर्स की हड़ताल भी लगातार जारी है। रविकांत, आपका शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर मुंबई से किस तरीके से एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर प्रोटेस्ट की वजह से जो डॉक्टर्स का देश भर में चल रहा है उससे मरीज कैसे परेशान है। मुंबई में, कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ जो पूरे देश भर में आक्रोश है उससे जुड़ी एक रिपोर्ट मुंबई से सामने आ रही है आपके साथ। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, विरोध प्रदर्शन जारी है कोलकाता में हुई बर्बरता के बाद। ऐसे में इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर ओपीडी और तमाम जो सर्विसेज हैं उसको डॉक्टरों ने बंद का ऐलान किया है। तमाम मरीजों के परिजन हमारे साथ हैं, जेजे अस्पताल में हम मौजूद हैं। सबसे पहले सुशील से जानते हैं। सुशील, आपके कौन से परिजन यहाँ पर है, उनको क्या बीमारी है और आपको क्या जवाब दिया गया अस्पताल की तरफ से? मेरे अभी इधर मतलब भाई है आपका? भाई नहीं है, वाइफ का भाई है। हाँ। तो अभी उसको 10 दिन हो गए इधर हॉस्पिटल में रहते। अभी उसका तो इलाज चालू है, पर अभी डॉक्टर बोलते हैं कि डिस्चार्ज लेके घर पे लेके जाओ। तो कैसा, वो बोलते हैं कि अभी स्टे चालू है, तो बोलते डॉक्टर पर इधर अभी कोई नहीं है इधर। तो आपके मरीज क्या पूरी तरह ठीक हो गए या नहीं हुए अभी तक? नहीं, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। स्टे की वजह से बोल रहे हैं उनको लेके हाँ, जाओ। स्टे के वजह से बोल रहे लेके जाओ। किस लिए आए हैं अस्पताल? मैं यहाँ पे आया था तारीख लेने के लिए। मुझे 1 साल पहले कहा गया था कि आप 1 साल के बाद फिर से सोनोग्राफी का तारीख लो, सोनोग्राफी कराओ और रिपोर्ट दिखाना मुझे। मेरे बच्चे के किडनी में इशू है, सूजन है थोड़ा सा, उससे ज़्यादा कोई इशू तो प्रॉब्लम तो नहीं है, पर हर 6 महीने में 1 साल में मुझे फॉलोअप लेना पड़ता है। तो उसके लिए मैं तारीख लेने आया था। तो यहाँ पे आया तो मैं काउंटर पे गया जहाँ पे अपॉइंटमेंट तारीख मिलता है, वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर स्ट्राइक पे गए हुए हैं। और तो मैंने बोला कब आएंगे, तो उन्हें ये भी पता नहीं है कि कब आएंगे। और मैं अभी यहाँ आया तो मैं देख रहा हूँ, मैं निकल रहा था जस्ट हॉस्पिटल से, तो देखा कि डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे हैं, वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। घर से 7 बजे का निकला हूँ, मैं यहाँ पे 10 बजे आया, पहुँचा 3 घंटा लगा मुझे आने में। पर यहाँ आने के बाद अब ये देखने को मिला कि डॉक्टर स्ट्राइक पे गए हैं, तारीख नहीं मिल सकती है, कब मिलेगा वो भी उन्हें पता नहीं है। जी जी जी। तो ये मरीजों के जो परिजन हैं इनकी भी मुश्किलात है। लोग दूर दूर से आए हैं, थाने से आए हैं। ये ठीक पीछे अगर आप देखें तो जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है कि जब तक हमको सुरक्षा नहीं मुहैया करवाई जाती, डॉक्टरों के लिए सुरक्षा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तस्वीर है मरीजों के परिजन की। उनका कहना है कि अस्पताल ने उनको कहा है कि हड़ताल जारी है, आप वापस आइए, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर ओपीडी और तमाम सर्विसेज को फिलहाल बंद किया गया है, जिसके चलते जो मरीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता केस में एक नया खुलासा हुआ है। वारदात की रात 2 बार अस्पताल आया था आरोपी। एक बार रात को 11 बजे और फिर 3:45 पर अस्पताल आया था और 35 मिनट तक सेमिनार हॉल के अंदर ही था आरोपी। रात को 12 बजे पीड़िता ने खाना मंगवाया था। खाना खाने के करीब 4 घंटे के बाद मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, पीड़िता ने ऑनलाइन ऐप से खाना मंगवाया था। डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर हुई है। तो देखिए, अब एक बड़ा खुलासा सीबीआई जांच में कि वारदात की रात को 2 बार अस्पताल में गया था आरोपी, जो इस वक्त सीबीआई को सौंप दिया गया कोलकाता पुलिस की तरफ से। रात को 11 बजे और 3:45 पर अस्पताल आया था और 35 मिनट तक वो सेमिनार हॉल में ही था, उसी सेमिनार हॉल में जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये देखिए क्या क्या हुआ वारदात वाली रात। 8 अगस्त रात को 11 बजे आरोपी संजय रॉय अस्पताल पहुंचा और कितनी देर तक वो अस्पताल में रुका, 30 मिनट के करीब ये समय बताया जा रहा है जब वो अस्पताल के भीतर ही मौजूद था। दोबारा से संजय रॉय नाम का आरोपी जो अब गिरफ्तार हो चुका है, वो एक बार फिर से अस्पताल में आया था और 3:45 पर वो दूसरी बार आया। फिर दूसरी बार वो कितनी देर रुका, 35 मिनट बताया जा रहा है। पहली बार जब वो अस्पताल में एंटर हुआ तो 30 मिनट रुका और उसके बाद दूसरी बार 35 मिनट वो अस्पताल के भीतर ही मौजूद था। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, संबित पात्रा संबोधित करें, सुन लीजिए। कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम, मुदा मतलब मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट का ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूरू में लैंड अलॉटमेंट देखती है, उसकी डेवलपमेंट को देखती है, उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था। उसको लेकर कुछ
सिविक सोसाइटी के लोगों ने, जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से कुछ टीजे अब्राहम, प्रदीप जी, स्नेहमयी कृष्णा, इन लोगों ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी को एक पिटीशन दिया था और पिटीशन में दे हैड डिमांडेड दैट अ परमिशन शुड बी ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले, सिद्धरमैया जी के परिवार ने, सिद्धरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है और इस पर केस चले, इसकी अनुमति प्रदान की है। आखिरकार यह केस है क्या? यह मुदा लैंड अलॉटमेंट फ्रॉडुलेंट केस ये क्या है? आप देखिए, ये मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई लैंड एक्वायर करती है वो लेआउट के लिए, कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बदले 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है। अर्थात अगर लैंड ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो शहरी क्षेत्र में, जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं, जहां ज्यादा लाभ होने की संभावना है, जो डेवलप्ड एरिया है, उस अप मार्केट एरिया में आपको 50% जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीण क्षेत्र के जमीन के। देखिए, 2004 में सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड़ जमीन केशरी नामक के गांव है मैसूरू में, वहां उन्होंने खरीदा था। 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी, जो धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की। बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमि थी। और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 3 एकड़ जमीन थी, उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुद्दा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए, मुझे ये जमीन नहीं बेचना था, फ्रॉडुलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है। और उस समय जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि मुदा ने ऑलरेडी पार्वती जी को, जो कि धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की, उनको 14 प्लॉट अप मार्केट एरिया मैसूरू में दिया जा चुका है, जो कि लगभग ये पूरा का पूरा जो स्कैम है उसमें स्पष्ट है कि जितने का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक अप मार्केट एरिया में 14 लैंड अलॉटमेंट्स हुए हैं। और लगभग इसका आकलन जो वर्तमान में मीडिया और जो वहां के जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है, द होल करप्शन इन फैक्ट गोज अप टू अबाउट 3,000 to 4,000 करोड़ रुपीस। ये 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप सोच के देखिए, इनका कोई 50 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला होता नहीं है, उतनी की तो ये कॉफी पी जाते हैं। इनका घोटाला सब कुछ 4,000 5,000 करोड़ का ही होता है। एंड दे ऑल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द गांधी फैमिली। ये नेशनल हेराल्ड केस जो था, जिसमें भी ये जमीन गबन घोटाला, जमीन हड़प लेना, यह भी 5,000 करोड़ का केस था, जिसमें मां बेटे बेल पे बाहर है। बेल पे बाहर है ना, दोनों बेल पे बाहर है। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2, सोनिया जी एक्यूज नंबर 1 है और राहुल जी एक्यूज नंबर 2 है। उसमें 5,000 करोड़ का ये घोटाला था और अभी ये जो घोटाला हुआ है ये 4,000 करोड़ का घोटाला है। आप सोच के देखिए, तू डाल डाल में पात पात। मतलब इनके बड़े नेता 5,000 करोड़, तो छोटे नेता बोल रहे अरे अच्छा हम भी कंपटीशन में छोड़ेंगे नहीं, हम भी 5,000 करोड़ करके दिखाएंगे। तो 4,000 करोड़ की लूट ये सिद्धरमैया जी ने किया है, उनके परिवार ने किया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है, मैं एक साधारण नागरिक के रूप में धन्यवाद देता हूं। पहले गवर्नर इस प्रकार के केसेस पे बैठ जाते थे,
पहले इस प्रकार के केसेस पे पॉलिटिकल कंपल्शन, कोट अनकोट, इफ यू वुड रिमेंबर मनमोहन सिंह जी, देयर वाज अ टर्म इन दोज डेज ऑफ यूपीए, पॉलिटिकल कंपल्शन होता था कि इस पे सैंक्शन नहीं देना है। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को, कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। और केवल यही नहीं, आप सबने देखा होगा, वैसे तो ये केस मुदा घोटाले पर है, फ्रॉडुलेंट लैंड अलॉटमेंट पर है, बाकी विषय जो घोटाले के कर्नाटक पर हैं उस पर भी अभी तेजस्वी जी आपकी नजर आकर्षित करेंगे। मगर जो महर्षि वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम एसटी समाज के लिए था, जो पैसा महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एसटी समाज के डेवलपमेंट के लिए रखा गया था, उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई थी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी। आप सोच के देखिए। और सिद्धरमैया साहब ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ही अग्रीड दैट वेल यस, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, वो तो ट्रांसफर हुआ है पैसा। आप सोच के देखिए, इस निर्लजता के साथ कर्नाटक में घोटाला हुआ है और आज पूरी देश इस बात का गवाह देगा कि हां, मोदी जी के इस राज में जो भ्रष्ट होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। और अभी मैं टीवी में देख रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बेंगलुरु पहुंचे हैं और वहां नारे लग रहे हैं, गवर्नर हाय हाय के नारे लग रहे हैं। मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहूंगा, वैसे आप देख सकते हैं मैं काला बैंड भी पहन के आया हूं क्योंकि मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी का हूं और आज देश के तमाम डॉक्टर्स काला बैंड पहने हुए हैं, मैंने भी काला बैंड पहना हुआ है। तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछूंगा, घोटालेबाजों को बचाने के लिए तो आप बेंगलुरु चले गए, मगर कलकत्ता जाएंगे क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा ने कहा था। राहुल जी और प्रियंका जी कलकत्ता जाएंगे क्या? या घोटालेबाज सिद्धरमैया जी को बचाने के लिए आप सब बेंगलुरु जाएंगे? वैसे मुझे लगता है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग डीके शिव कुमार जी से थोड़ा ज्यादा पूछताछ करिएगा तो बहुत कुछ, वैसे आप इनफॉर्मली करिएगा, डीके शिव कुमार जी से फॉर्मली कुछ मत पूछिएगा, वो तो वही बताएंगे जो कांग्रेस बता रही है, मगर थोड़ा उनके घर जाइए, थोड़ा इनफॉर्मली चाय डीके शिव कुमार जी के साथ पीजिए, शायद कुछ तथ्य हमसे छूट गए हों तो पूरा तथ्य डीके शिव कुमार जी आपको देने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राजस्थान की बात कर लें। बूंदी में बारिश का कहर ऐसा है कि बूंदी के बिल्केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने गए 11 टूरिस्ट सैलाब में फंस गए। मेज नदी है, अचानक इतना सैलाब आया कि महज 15 सेकंड के भीतर एक युवक को कैसे बहा ले गई। ये तस्वीरें देखिए, पहले आप देख रहे हैं, आप ये जद्दोजहद, ये स्ट्रगल करता ये शख्स, क्योंकि 15 सेकंड के भीतर यहां पर ये खड़ा था और अंदाजा नहीं था कि ऐसा सैलाब आएगा। ये राजस्थान का बूंदी, टूरिस्टों को भी जानकारी नहीं, जितने टूरिस्ट थे उन्हें पता नहीं चला, लेकिन एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी 11 टूरिस्ट को, पर्यटकों को बाहर निकाला गया है। लेकिन हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। सैलाब के बीच ये पर्यटक 15 सेकंड के भीतर इतना पानी आया, इतनी तेजी से पानी आया कि कुछ समझ में आता, सब कुछ बहता चला गया। और ये एक तिनके के सहारे मानो ये शख्स अपने आप को बचाने की कोशिश करता नजर आया। ये बूंदी की कहानी है। अभी आपने जम्मू कश्मीर में देखा, पहाड़ी राज्य है, लेकिन राजस्थान का बूंदी ये टूरिस्ट स्पॉट है, महादेव मंदिर है, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में दर्शन करने आए होंगे 11 लोगों के टीम की ये दास्तान है, जिसे बचाने के लिए टीमों को पहुंचना पड़ा और तब जाके इन्हें रेस्क्यू किया गया। अचानक बहुत सारा पानी आया। तो समझिए आपकी बाढ़ और बारिश के संकट से देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। अब देश के कुछ और इलाकों का हाल दिखाते हैं जहां पानी से परेशानी बहुत ज्यादा है। बिहार के मधेपुरा में कोसी का कूप अब दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। न तो सरकारी इमारतें सुरक्षित हैं, न ही गांव वाले। किसानों का हाल तो पूछिए मत। हजारों एकड़ धान की फसल सैलाब की भेंट चढ़ चुकी है। इस छोर से उस छोर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जितने बाढ़ पीड़ित हैं, उससे कई गुना है पीड़ा, क्योंकि सुधि लेने वाला कोई नहीं है।
सहारा सरकार का होना चाहिए, लेकिन सैलाब संकट से घिरे इन लोगों का एक ही सहारा है, ऊपर वाला। कमर तक पानी में निकलना मजबूरी है और ये हाल 6 पंचायतों का है। बाढ़ से तो जितना धान लगा था ये सब सारे किसान का जो खर्च हुआ ये तो बर्बाद हो ही गया हजारों। और ये फ्लोत के रकबा में जितना भी एकड़ आए ये सारा नष्ट हो गया। उसके लिए यहाँ से फ्लोत मुख्यालय जाने के लिए कोई मुख्य कार्य नहीं है और कोई आवागमन अवगत भी नहीं करा गया है। 5, 4, 3, 2, 1 धड़ाम। जयपुर के कल्याण जी इलाके में एक 3 मंजिला मकान कुछ यूं मिट्टी में मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि न तो बारिश हो रही है और न ही इलाके में सैलाब संकट के लक्षण दिख रहे हैं, तो फिर मकान के यूं जमींदोज हो जाने का फ्लड अटैक से क्या रिश्ता है? रिश्ता है क्योंकि बारिश की वजह से ही ये 3 मंजिला मकान इतना कमजोर हो चुका था कि इसमें रहने का मतलब मौत के साए में जीना था। इसलिए समय रहते नगर निगम ने एक्शन लिया, घर में रह रहे लोगों को सलामत बाहर निकाला और फिर घर को इस तरह से गिराया कि अगल बगल की बिल्डिंग को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। 15 अगस्त का दिन स्कूली छात्रों के लिए और भी स्पेशल होता है। उस दिन उनका जोश भी हाई होता है और स्कूलों में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों के लिए वो तैयारियां भी जमकर करते हैं। अगर स्कूल ही बाढ़ से घिरा हो तो फिर वहां प्रोग्राम नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तस्वीरें राजस्थान के 12 की हैं। इन छात्रों के अलावा पुलिस को कई गांव वालों का भी रेस्क्यू करना पड़ा। दिन हो या रात, पुलिस टीम जगह जगह प्राण रक्षक बनकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आइए मध्य प्रदेश की मुरैना का जिक्र करते हैं। कुंवारी नदी है, इसने तबाही मचा रखी है। नदी उफान पर है और बमसोली बातेंड ये जगह का नाम है। इसी के बीच पर बने रपटे पर 1.5 से 2 फीट पानी बह रहा है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इसी रपटे को पार कर रहे हैं। नदी के सैलाब की वजह से 10 से 15 गांवों का आपस में संपर्क टूटा हुआ है और नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा आने वाले वक्त की और परेशानियों के संकेत हैं। यानी कुल मिलाकर के कल भी परेशान थे, आज भी घुटने भर पानी में चल रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए भी कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो ये हाल है मध्य प्रदेश का। आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश में ये कंडीशन है कि 10 से 15 गांवों का संपर्क टूट गया है। गांवों का जीवन ऐसा है कि एक दूसरे के साथ गांवों का संपर्क रहता है, रोजी रोटी से जुड़ी तमाम चीजें रहती हैं, लेकिन अब ये सब कुछ इसी तरीके से निभाया जा सकता है घुटने भर पानी और तेज बहाव के बीच में, जो कि बहुत खतरनाक है। अभी हमने आपको दिखाया ना किस तरीके से अचानक पानी बहा राजस्थान के बूंदी में। यहाँ पर भी अगर ये पानी एकाएक बहुत तेजी से आ जाए तो इन लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन करे भी तो क्या, 1-2 दिन की बारिश तो है नहीं, यही कंडीशन लगातार बनी हुई है। लोग कह रहे थे अभी इमरजेंसी का हो गया, अब हम चलते हैं जहां पे कुकृत्य हुआ था सेमिनार रूम की तरफ। क्या है ये? एविडेंस मिटाने की कोशिश हो रही है। यू वांट टू टैम्पर विद द एविडेंसेस। वी आर देयर। अपनी बहन की जस्टिस के लिए, न्याय के लिए हम चिकित्सक जीवित हैं और जब तक एक चिकित्सक जीवित है तब तक इस बहन को न्याय हम दिलाकर ही छोड़ेंगे। आज हमारी फ्रेटर्निटी एक साथ खड़ी है और मैं धन्यवाद दूंगा लॉयर्स को। आज लॉयर्स भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं कल कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रोसीडिंग्स को देख रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा जो लॉयर्स बैठे थे सामने, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। मैं सबका नाम नहीं जानता मगर हाथ जोड़ के उन लॉयर्स का धन्यवाद दूंगा। पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैव बीन टेकन अप बाय दोज लॉयर्स and I have seen the gesture of my lords. I have seen the gesture of the justice. They were frustrated, devastated. They have pulled up the Bengal's government. मैं धन्यवाद दूंगा जस्टिसेस का। Yes, you have upheld the justice of this country. This is what the Constitution of India is. केवल Constitution की प्रति पकड़ने से Constitution बचती नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये टीएमसी के तमाम लोग
जो पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं। आज एक डॉक्टर आपसे पूछ रहा है, सैकड़ों डॉक्टर आपसे पूछ रहे हैं, कहां हैं आप लोग, कहां हैं आप लोग, बंगाल कब जाएंगे? थैंक यू। संबित पात्रा को सुन रहे थे आप, जहां पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया जाता था कि आप मणिपुर कब जाएंगे, लेकिन यहां अपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लोज किया ये कह के कि बंगाल कब जाएंगे आप। किसे? कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी, इट्स अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट। आप सब सादर आमंत्रित हैं, हमारी अगली बैठक होने जा रही है। तो सुना आपने, संबित पात्रा का कहना है, जो खुद एक डॉक्टर हैं, कि डॉक्टर की फेटर्निटी के लिए जिस तरीके से भारत के संविधान में लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम वो वकील और जस्टिस के सामने जो सुनवाई चली उसका जिक्र करते हुए अंतिम में वार उन्होंने कांग्रेस पर किया, टीएमसी पर किया कि आखिरकार आप कोलकाता कब जाएंगे। उदयपुर में स्कूली बच्चों के बीच विवाद के बाद कल भारी हंगामा हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई और अब बड़ी खबर यह है कि आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। आरोपी के छात्र के घर पर नोटिस चिपका दिया गया, चस्पा किया गया है, जिसपे लिखा गया है घर वन भूमि पर बना हुआ है। नोटिस चाकू मारने के आरोपी बच्चे के पिता के नाम पर चिपकाया गया है। तो जिस तरीके का उदयपुर में इस वक्त माहौल है, जिस बच्चे को चाकू लगा उसके इलाज की तस्वीरें और उसके हालात पर नजर बनी हुई है, उसकी जानकारी हमने आपको दी। वो स्टेबल है लेकिन वेंटिलेटर पर है। लेकिन इसी बीच एक्शन क्या लिया जा रहा है? वन विभाग की जमीन पर घर होने का दावा किया जा रहा है। जिस बच्चे ने चाकू चलाया उसके घर के मालिक यानी उसके पिता के नाम से एक नोटिस उसके घर पर चिपकाया गया है। मैं इस वक्त उदयपुर की एक कॉलोनी में खड़ा हूं और आप ठीक मेरे पीछे मकान देख सकते हैं जिसके मालिक सलीम शेख बताए गए। सलीम शेख उस लड़के यानी आयान शेख के पिता हैं जिसने कथित तौर पर हमला किया उस बच्चे पर जो इस समय अस्पताल में भर्ती है। उस चाकू से वार करने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए सलीम शेख यानी कि आयान के पिता और आयान को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया और अब सलीम शेख के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है। ये नोटिस चस्पा इसलिए किया गया है कि नगर निगम का ये कहना है कि ये वन क्षेत्र की भूमि पर है और इसे ध्वस्त किया जाएगा। सलीम शेख अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं और ये बहुत पुरानी कॉलोनी है जिसमें यहाँ रहने वाले ये तमाम लोग जो हैं बरसों से यहाँ रह रहे हैं और उनका ये कहना है कि काफ़ी पुरानी कॉलोनी है और अब ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है ये गलत है। शमीम, आप सलीम जी के क्या हैं? मैं उनकी वाइफ है और आयान की मदर हुई हैं। हाँ, उनकी मम्मी। तो आयान और सलीम कहाँ है? अभी थाने में सर, दोनों को बंद कर रखा है जी। भाई मुजरिम दोनों बंद है, तो बाप को भी बंद कर रखा है, तो फिर ये मकान तोड़ने की बात कहाँ से? ये मकान किसका है? मकान दूसरों का है, मैं तो किराए से रहती हूँ। दूसरा कौन? मेरे बड़े वाले भाईजान है जी। मेरे को नगर निगम वाले बोल के गया कि 2 घंटे में मकान खाली करो वरना तोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ जो इस कॉलोनी में रहते हैं और इनका ये कहना है कि कल जो घटना हुई उसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। यानी राजस्थान में जो कुल मिलाकर बुलडोजर वाली कहानी है उसकी एंट्री हो रही है। ये तमाम लोग जो इसी कॉलोनी में रहते हैं इन सभी का ये मानना है कि बरसों से रहने हैं। खुद सलीम शेख की पत्नी और परिवार वाले कहते हैं कि ये प्लॉट उनके नाम पर नहीं है, लेकिन फिलहाल वन विभाग और नगर निगम ने अपनी ओर से नोटिस जारी कर दिया है और महज 2 घंटे के भीतर इस पूरे परिवार को इस जगह खाली करने को कहा है, वरना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कैमरा। तो एक पक्ष के ऊपर जो एक्शन लिया गया है उसके हालात का जायजा, उस पर नजर तो हमारी बनी हुई है, लेकिन कल जो हिंसा हुई उसके बाद आज उदयपुर में बंद का माहौल है। तनाव को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। इंटरनेट नहीं चल रहा है उदयपुर में, बंद किया गया है। स्कूल कॉलेजेस आज नहीं खुले हैं और पूरे सिचुएशन पर आज के दिन की शुरुआत तड़के सुबह से अब तक क्या क्या हुआ इसकी एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी मनीष शर्मा ने भेजी है, आप देखिए। मैं इस वक्त उदयपुर के बापू बाजार में हूँ। ये उदयपुर का एक प्रमुख बाजार है और अगर इस चाकूबाजी की घटना के बाद उपजे विवाद को लेकर बात की जाए तो बाजार फिलहाल खुला नहीं है। ये वो इलाका है जो जहाँ पर दोनों बच्चे पढ़ते थे उसके स्कूल का नज़दीकी इलाका कहा जा सकता है। बाजार की स्थिति की बात करें तो हालांकि किसी भी प्रकार के बंद का आह्वान किसी भी संगठन ने नहीं किया और उसी की वजह से लोगों ने तनाव को देखते हुए अपनी दुकानें अभी तक नहीं खोली हैं। हालांकि कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने तमाम घटनाक्रम को देखने के बाद अपनी दुकानें खोलनी भी शुरू की हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। बाजार में पुलिस भी तैनात की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके।
लेकिन फिलहाल अगर बापू बाजार की स्थिति देखी जाए तो कुछ बंद और कुछ खुली, लेकिन ज़्यादा संख्या उन्हीं दुकानों की है जो बंद हैं और जगह जगह पर इसी तरीके से पुलिस लगाई गई है ताकि बाजारों में माहौल न बिगड़ने पाए। बंद भी है, खुली भी है। बाजार खोल लेंगे तो बाजार नॉर्मल हो जाएगा, सब लोगों का काम धंधा अफेक्ट हो रहा है। त्योहार का टाइम है, तो होना ही चाहिए, दुकान तो खुलनी चाहिए। सैलानी बहुत आते हैं, आप सैलानी भी हमारा हैंडीक्राफ्ट मार्केट वगैरह सब। क्या लगता है बाजार खुलेगा या ऐसे ही रहेगा? आज थोड़ा ग्राहकी तो नहीं रहेगी, लेकिन बाजार खुल जाए तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, बस यही है। तो लोग ये मानते हैं कि दुकानें खुलेंगी, बाजार खुलेगा तो स्थिति सामान्य होगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल उदयपुर में शांति है, लेकिन तनाव के हालात हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और देवराज का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, और दिल्ली में इस वक्त प्रदर्शन की खबर मिल रही है। ये तस्वीरों को भी देखिए, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। कोलकाता में जो हुआ लेडी डॉक्टर के साथ, उसके विरोध में प्रदर्शन, और प्रदर्शन में लग रहा है अब मामला उग्र हो गया है, इसीलिए तमाम जवान यहां पर तैनात है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये पूरा मामला काफी आगे बढ़ता हुआ, जहां डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। आईएमए ने आज पूरा बंद, सिर्फ इमरजेंसी फैसिलिटी के अलावा कुछ भी नहीं खुला है और तमाम डॉक्टर्स धरने पर बैठे ही हैं। लेकिन दिल्ली वालों का गुस्सा सड़क पर आ गया। सड़क पर प्रदर्शन करते ये दिल्ली के लोग हैं। ममता सरकार के खिलाफ एबीवीपी का ये प्रदर्शन है। ये देखिए, आप जमीन पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं लोग। एबीवीपी के तमाम स्टूडेंट और कार्यकर्ता इस वक्त कोलकाता कांड पर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं ममता सरकार के खिलाफ। सुनने की कोशिश करते क्या नारेबाजी हो रही है। वी वांट जस्टिस, जस्टिस के लिए नारे लगाते एबीवीपी के ये स्टूडेंट हैं और इनका कहना है कि कोलकाता कांड पर आखिरकार क्या क्या एक्शन लिया गया है और जो तमाम डॉक्टर्स की मांगे हैं उसे लेकर के क्या किया जा रहा है। सीबीआई जांच तो हो रही है, कितनी तेजी से हो रही है, और ममता सरकार के मोड ऑफ एक्शन पर सवाल उठाते हुए वी वांट जस्टिस के नारे लगाते। ये देखिए, दो तस्वीरें तमाम महिलाओं की, जहां हम अपने सहयोगियों के साथ आपको लगातार अस्पतालों का हाल तो दिखा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट कर रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं, स्टेट आपका, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपका, पुलिस आपकी और प्रोटेस्ट भी आपका। एक तरफ कोलकाता की तस्वीरें तो दूसरी तरफ दिल्ली वाले एबीवीपी का स्टूडेंट, तमाम लोगों का इकट्ठा होना, आम लोग भी हैं इसमें। सवाल ये है कि ममता सरकार क्या कर रही है, और खुद ममता सरकार सड़क पर उतरी है, जहां आरोप है कि यहां राजनीति हो रही है और अस्पतालों पर हमला हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सीबीआई कोलकाता में है, अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में एबीवीपी का प्रदर्शन, दिल्ली के सभी लगभग बड़े अस्पतालों में हड़ताल की सिचुएशन, और एक तरफ ममता खुद सड़क पर उतरी हैं बैनर पोस्टर लेकर के अपनी पूरी विंग के साथ, जहां कह रही है कि राजनीति हो रही है और हमें टारगेट किया जा रहा है। देख लीजिए आप, इस पूरे मामले पर सभी पहलू आपके सामने।